जय हिंद। कैसे हैं आप सब। हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने पॉलिटी की एक क्लास कंप्लीट भी कर ली थी। हमने उसमें पढ़ा था फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम क्या होती है, और लिबर्टी को समझा था कि हमारा जो संविधान है हमें कौन कौन सी लिबर्टी देता है। फ्रीडम के बारे में भी हमने समझा था कि हमारा संविधान 6 प्रकार के फ्रीडम्स देता है। फ्रीडम और लिबर्टी में हमने अंतर समझा था कि ये क्या जो माइन्यूट सा अंतर है वो क्या है फ्रीडम और लिबर्टी में, हमने वो भी जाना था। इसके बाद में हमने कुछ आर्टिकल्स देखे थे। कुछ आर्टिकल्स में हमने यूपीएससी को देखा था, जो कि 314 से 323 तक था। उसके बाद में हमने देखा था इलेक्शन कमीशन 324 से 329। उसके बाद में हमने इसमें देखा था यूपीएससी इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 था। उसके बाद में हमने समझा था इसमें समझा था हमने एससी एसटी ओबीसी के बारे में। इन तीनों आयोगों को समझा था कि ये 388 में है, ये 388 ए में है और ये 388 बी में है। हमने इन आर्टिकल्स को समझा था। हालांकि हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले टॉपिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ये जो है संवैधानिक है। कौन से आर्टिकल्स जो कि संवैधानिक, जो संविधान के अनुसार हैं वो संवैधानिक होंगे, और जो संविधान के अनुसार संविधान में वर्णन नहीं है जिनका, लेकिन संविधान के अनुसार है, वो सांविधिक हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम अपनी दूसरी क्लास में कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। वो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो होगा, इसमें हम समझेंगे पॉलिटिक्स को, पॉलिटी को। सबसे पहले पॉलिटी क्या होती है, फिर हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, और पॉलिटिक्स क्या होती है। इसके बाद में हम समझेंगे संविधान क्या होता है, फिर हम समझेंगे संविधानवाद क्या होता है, संविधानवाद को समझेंगे। इसके बाद में हम आ जाएंगे संविधान सभा पर। यहां से आपके क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, संविधान सभा से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। हालांकि कोई भी एग्जाम होता है उसमें एक आध क्वेश्चन आपको संविधान सभा से मिल ही जाते हैं। संविधानवाद से भी बड़े एग्जाम में, जैसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी होगा, इस तरीके के एग्जाम्स में आपको संविधानवाद से भी क्वेश्चंस दिखते हैं। इसके बाद में संविधान को समझेंगे, और हर टॉपिक से आप देखिएगा, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ कभी एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। तो हम इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे संविधान सभा तक। इसके बाद में हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कि अगली क्लास में संविधान सभा के आगे कि संविधान जो बना वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से बना है, कैसे कैसे हमारे भारत का संविधान बना है। तो आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। समझते हैं सबसे पहले पॉलिटिक को। पॉलिटी क्या है? तो पॉलिटी जो है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राज्य व्यवस्था। पॉलिटी क्या है? राज्य व्यवस्था। अब ये राज्य व्यवस्था क्या है? पॉलिटी क्या है? पॉलिटी है राज्य व्यवस्था। इसमें आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है राज्य और दूसरा दिख रहा है व्यवस्था। तो हम समझ सकते हैं ये क्या है, ये राज्य की व्यवस्था है। राज्य में जो कुछ भी व्यवस्था है वो सब हम लोग कहाँ देखते हैं, कहाँ समझते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? तो वो सब हम पढ़ते हैं पॉलिटी में। राज्य के भीतर, जैसे भारत को ले लेते हैं, तो भारत राज्य के भीतर जो भी प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्था है, जो कुछ भी संसदीय व्यवस्था आपको दिखती है, जैसे संसदीय व्यवस्था दिखती है, और आपको विधानसभा दिखती है,
स्टेट में। इस तरीके से जैसे कितनी भी व्यवस्थाएं हैं, न्यायिक व्यवस्था दिखती है, तो वो सारी व्यवस्थाएं हम कहाँ समझते हैं, तो उन सारी व्यवस्थाओं को पॉलिटी में पढ़ते हैं हम लोग, और ये किसी एक स्पेसिफिक देश की होती है। इसके बाद में आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? जैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पॉलिटी में किसी एक देश की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटी में क्या है, किसी एक स्पेसिफिक देश की व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक राज्य की व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है अंतर पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है, ये पेपर में नहीं आने वाला है, बट आपको इसकी समझ होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है। इसके बाद में एक शब्द और आपने सुना होगा, वो है पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स जो शब्द है, ये एक शब्द इसमें और जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिस। पॉलिस, ये पॉलिटिक्स जो शब्द है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स होता है राजनीति। राजनीति, राजनीति। अब ये क्या है, राजनीति क्या है, तो जो भी आप अभी देश में देख रहे हैं वो सब क्या चल रहा है, राजनीति। अच्छा, हम लोग इसको प्रोफेशनल भाषा में किस तरीके से बोलेंगे कि राज्य की जो भी व्यवस्था है, जो भी राज्य की व्यवस्था है, उसका अनुप्रयोग ही क्या होता है, उसका अनुप्रयोग ही होता है पॉलिटिक्स। राज्य की जो भी व्यवस्था है उसका अनुप्रयोग, राज्य व्यवस्था का अनुप्रयोग, राज्य व्यवस्था का अनुप्रयोग, राज्य व्यवस्था का अनुप्रयोग ही क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है। तो पॉलिटी क्या, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी क्या है, राज्य की व्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन करना पॉलिटी होता है। किस कई सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, कई सारे देशों की, पॉलिटिकल साइंस होता है। और पॉलिटी का अनुप्रयोग, व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था का अनुप्रयोग पॉलिटिक्स कहलाता है। तो ये तीन शब्द आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में हमने एक शब्द और जोड़ा था जिसकी हमने चर्चा की थी कि ये जो पॉलिटिक्स है ये किससे मिलकर के बना है, ये पॉलिस से मिलकर के बना है। ये जो शब्द है पॉलिश, पॉलिस का मतलब होता है राज्य। अब राज्य जो शब्द है, राज्य किसे कहेंगे, आखिर कौन राज्य हो सकता है। ये राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था तो हम कर रहे हैं, बट राज्य कौन होगा, तो राज्य कौन होगा, जिसके पास में भूभाग है। सबसे पहली राज्य व्यवस्था, राज्य होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपके पास में क्षेत्र होना चाहिए। अगर हम किसी जगह को या किसी पर्टिकुलर स्थान को राज्य बोलेंगे तो उसका खुद का अपना स्वयं का क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। उस भूभाग पर क्या होनी चाहिए, तो उस भूभाग पर जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भूभाग खाली पड़ा हुआ है, वहां जानवर रह रहे हैं तो हम उसको राज्य बोलेंगे, वो राज्य नहीं होगा। वहां पर प्रॉपर जनसंख्या रहनी चाहिए, और वो जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वहां सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, अगर कहीं पे भूभाग है, वहां पे जनसंख्या रह रही है, और जनसंख्या के रहने के साथ में वो वहां पे सरकार भी है लोगों को नियंत्रित करने के लिए, और वो सरकार कैसी है, वो सरकार संप्रभु सरकार है। तभी हम किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को राज्य बोल सकते हैं। अगर इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन क्या बनता है यहां से कि ये जो सारी बातें हैं ये हमको कहां बताई गई, किसमें बताई गई, किसने बताई गई। तो ये एक कन्वेंशन हुआ था 1933 में, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन।
ये ध्यान रखिएगा। 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में ये तय किया गया था कि ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर वो राज्य की श्रेणी में आएगा। तो ये सारी बातें हमने जान ली। पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है और पॉलिस क्या होता है। यहां से क्वेश्चन आपको ये वाला बन सकता है कि ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब हुआ था, या ये सारी बातें कब कही गई थी, किस कन्वेंशन में कही गई थी। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे संविधान को। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे हमें संविधान को समझना है। संविधान क्या है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नियमों का संग्रह है। ये क्या है, कई सारे नियमों का एक जगह इकट्ठा होना, एक जगह कलेक्ट करना। जो कैसे नियम हो, जो ऐसे नियम हो जो सरकार को नियंत्रित करें। सरकार को नियंत्रित करने के लिए नियमों और कानूनों को बनाना, उनको संग्रहित करना ही संविधान है। संविधान क्या है, नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह। नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं, जो कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। कैसे, अगर संविधान नहीं होगा तो कोई भी देश चलेगा, लेकिन देश में नियम और कानून नहीं होंगे तो चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, सरकार सीमित नहीं रह जाएगी, सरकार असीमित हो जाएगी, असीमित शक्ति, वो नियंत्रित कर लेगी उस जगह को। तो संविधान क्या है, नियमों का संग्रह है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, संविधान क्या है, तो संविधान किसी भी देश के नियम और कानून होते हैं और उन्हीं का संग्रह ही संविधान होता है। करता क्या है, देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा। ये एक बात यहां पे और समझने वाली है कि जो संविधान होता है वो किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान क्या होता है, ध्यान रखिएगा, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है। अब सर्वोच्च विधि का मतलब संविधान से ऊपर कोई विधि नहीं होगी। वो क्या है, तो वहां पे माना जाएगा कि संविधान क्या है, सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित है। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होता है। अच्छा, ये संविधान जो है ये कैसा होगा, संविधान कैसा हो सकता है, सर्वोच्च विधि तो है लेकिन ये संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। मतलब इसको लिख करके भी हम कहीं पे रख सकते हैं, लिख करके एक जगह पे मतलब कलेक्ट करके सारे नियमों को रख सकते हैं, और बिना लिखा हुआ भी संविधान होता है। कैसे समझते हैं हम लोग। संविधान, तो संविधान कैसा हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या है कि ऐसा संविधान जिसे देश की संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है, ऐसा संविधान जिसे देश की संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है, वो कैसा संविधान होता है, तो वो लिखित संविधान होता है, संविधान सभा द्वारा लिखा जाता है। लिखित संविधान कौन से होंगे, जो कि संविधान सभा के द्वारा लिखे जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स हमको कौन से मिलते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं भारत का, अमेरिका का और जापान का। ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका, भारत, जापान, इनके संविधान हमें लिखित रूप में देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से अलिखित संविधान कैसा होता है, एक ऐसा संविधान
जिसे परंपराओं पर, प्रथाएं, ऐसा संविधान जो परंपराओं और प्रथाओं से प्रचलित होता है, से चलाया जाता है, ऐसे संविधान को हम लोग अलिखित कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कुछ भी नहीं लिखा होता है, कुछ कुछ प्रावधान लिखित में होते हैं, कुछ कुछ परंपराओं प्रथाओं के आधार पर चलते हैं, तो ऐसे संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स ब्रिटेन के बाद में सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, इनके संविधान कैसे हैं, ये परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर चल रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ लिखे होते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ऐसा संविधान जो परंपराओं प्रथाओं पर रहता है, परंपराओं प्रथाओं पर आधारित रहता है, तो ऐसे संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा लिखित संविधान और अलिखित संविधान की कंट्रीज के रूप में। ये क्वेश्चंस आपको यहां से सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके बाद में अब हम समझते हैं, हमने संविधान समझ लिया क्या होता है, संविधान लिखित और अलिखित हो सकता है। अब हम समझते हैं संविधानवाद। ये संविधानवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधानवाद क्या होता है? जब भी कभी आपको वाद दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा एक एक विचारधारा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद क्या है? संविधान और विधियों के माध्यम से, संविधान और विधियों के माध्यम से समझिए आप कि संविधान और विधियों के माध्यम से, विधि मतलब कानून के माध्यम से, संविधान और विधियों के माध्यम से यदि देश की सरकार को सीमित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि हाँ, इस देश में संविधानवाद की अवधारणा मौजूद है। संविधान और विधियों के माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित करना ही संविधानवाद कहलाता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करना, कम करना, या फिर कह सकते हैं उनको नियंत्रण में रखना ही संविधानवाद है। संविधानवाद और विधियों के माध्यम से सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करना, कह सकते हैं सरकार को नियंत्रित करना। सरकार को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, यहां पे क्वेश्चन उठता है। तो ज्यादा से ज्यादा अधिकारों को दे करके, न्यायपालिका को शक्ति दे करके, न्यायपालिका के लिए शक्ति अलग कर करके। ऐसा नहीं हो कि न्यायपालिका पर भी संसद का ही, जो संसद ही क्या करे, उससे सर्वोच्च हो, वो संसद उसे डील करे, ऐसा नहीं। शक्तियों का पृथक्करण हो, शक्तियों का डिवाइडेशन हो, शक्तियों का बंटवारा हो। यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं किसी देश में संविधानवाद मौजूद है। अब हमने समझ लिया कि संविधानवाद क्या है, सरकार को रोकना, सरकार को कम करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना। तो फिर क्या भारत में संविधानवाद है? तो हाँ, हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि भारत में शक्ति पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण। और क्या है? भारत में संघीय ढांचा है। ये सारी चीजें हम समझेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे। भारत में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। भारत में क्या है? भारत में मौलिक अधिकार हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब आप देखिए, ये सारी चीजें सरकार पर सरकार को नियंत्रित कर रही हैं। कैसे? कि सरकार जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, सरकार तानाशाही की तरफ ना बढ़ जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें सरकार को नियंत्रित करती हैं। कैसे करती हैं? शक्तियों का पृथक्करण क्या है? शक्तियों का बंटवारा। अब किसमें बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा
संसद के सदन जो भी हैं उनमें अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां, कार्यपालिका अपने हिसाब से उसको क्या कहते हैं कार्य सौंपे गए हैं। तो इस तरीके से क्या किया, इसे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक है पूरा, लेकिन आप समझ लिए शक्तियों को बांट दिया गया है, वही शक्ति पृथक्करण है। तो शक्तियों का पृथक्करण भारत में देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि संसद की अपनी शक्तियां हैं, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। एक चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन भी है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? सरकार, न्यायपालिका क्या है? सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया कि वो संविधान को खत्म करना चाहती है, मान लीजिए ऐसा कानून बनाया, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उस पर रिव्यू करेगी और सही गलत फैसले पर अपना फैसला सुनाएगी, सही और गलत वो अपना फैसला सुनाएगी। सरकार क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, किसी भी कानून को अगर रिव्यू कर रही है, वही क्या है, न्याय पुनरावलोकन है। ये भी टॉपिक पूरा अलग से ही है, सारी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। संघीय ढांचा, उसके बाद में आता है मौलिक अधिकार। आपको पता होगा 12 से 35 तक भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम लोग तब इन चीजों को समझेंगे। तो ये सारी चीजें अगर भारत में मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं भारत में संविधानवाद है। संविधानवाद क्या है? संविधान और विधियों के माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित करना ही संविधानवाद कहलाता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो कि सरकार को सीमित करने में मदद करती हैं, यदि वो किसी भी देश में मौजूद है तो हम कह सकते हैं उस देश में संविधानवाद मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में समझते हैं। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से रूप से चुनी गई एक ऐसी संस्था जो कि संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा क्या है? किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई एक ऐसी संस्था जो कि संविधान का निर्माण करती है, संविधान सभा कहलाती है। अब ये चुनाव कैसा हो सकता है? ये चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब सीधे जनता क्या कर रही है, वोट कर रही है, और अप्रत्यक्ष चुनाव जनता किसी कैंडिडेट को चुनेगी और वो कैंडिडेट क्या करेगा, आगे आगे मतलब वोट करेगा जिसे चुनना है। जैसे कि राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा जैसे हम कह सकते हैं कि जनता क्या करती है, किसी सांसद, प्रधानमंत्री को सीधे वोट नहीं देती है जनता अपने सांसदों को चुनती है और जिस पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा होते हैं उसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये चुनाव कैसा है, जनता अगर सीधे तौर पे किसी सांसद को चुन रही है, अपना वोट दे रही है, तो ये चुनाव प्रत्यक्ष है। अब मान लीजिए बीच में किसी को मतलब एक ऐसा इंसान रख दिया जाए कि जनता पहले उसे चुने और वो आगे वोट करे, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप समझिए कि संविधान सभा को चुनने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है। भारत में क्या हुआ था, जब भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ तो अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया था। जनता ने क्या किया, जनता ने कैंडिडेट्स को चुना और उन कैंडिडेट्स ने क्या किया, संविधान सभा का चुनाव किया। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि जो भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा, तो वो कैसी है, पहले तो अप्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित है। दूसरी इसकी क्वालिटी क्या थी कि वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित था। तीसरा क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबको, मतलब कहने का मतलब है सभी को अधिकार नहीं थे वोट देने के लिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
इनको भी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जब राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तब सारी चीजों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान सभा कैसी थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर उसका चुनाव हुआ था, और चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष था। सीमित मताधिकार थे, सीमित मताधिकार, जो मत थे उनके अधिकार सीमित लोगों को थे जब संविधान सभा का चुनाव किया जा रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कि भारतीय संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, सभी को अधिकार था या नहीं था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित था या नहीं था, सीमित मताधिकार थे या असीमित मताधिकार थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और हालांकि ये सारी चीजें जानने के बाद आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। इसके बाद में हम समझते हैं कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा की मांग के बारे में समझते हैं। संविधान सभा की मांग किस किस तरह से स्टार्ट हुई? संविधान सभा की मांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान सभा की मांग। आज जिस संविधान को हम लेकर के घूमते हैं और हर समय उसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं, वो कितनी मुसीबतों के बाद बना है, ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। पॉलिटी पढ़ करके, राजनीति को सीख करके, व्यवस्थाओं को बारे में जान करके हम समझेंगे कि ये जो आज इस संविधान का जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं, वो कितनी और कितनी मेहनतों के बाद में ये बन करके तैयार हुआ है। तो सबसे पहले जो 1895 में बात करते हैं, 1895, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सबसे पहली बार मांग की। और इन्होंने क्या किया, इनकी एक पत्रिका होती थी, स्वराज पत्रिका। उसी में इन्होंने क्या किया, स्वराज की मांग की, स्वराज की मांग की। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्व का राज, मतलब खुद का राज। हमारा मालिक कोई और नहीं होगा, हम खुद के मालिक होंगे। हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश के लोग ही होंगे, ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग हमारे देश को चलाएंगे। स्वयं का राज, स्वराज। तो ये मांग करी थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक। फिर आते हैं 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मांग करी, लेकिन इनकी मांग कैसी, ये जो मांगे हैं ये अनौपचारिक रूप से हैं, ये डायरेक्ट संविधान सभा नहीं मांग कर रहे हैं कि हमें संविधान सभा दो, ये किसी न किसी बात में, किसी न किसी बात को इनडायरेक्ट तरीके से ये संविधान को मांग रहे हैं। कैसे? इन्होंने कहा था कि भारतीयों की संविधान सभा भारतीयों की इच्छाओं के अनुरूप होगी, भारतीय संविधान सभा भारतवासियों की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति होगी, इस तरीके से इन्होंने बोला था। और वही हम कहते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा अनौपचारिक रूप से मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा 1922। उसके बाद में आते हैं 1934, एमएन रॉय। खूब इनके बारे में आपने सुना होगा। ये एमएन रॉय कौन थे? तो इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने क्या किया, ये जेल में थे, इनने एक किताब लिखी, फ्रिगमेंटस ऑफ प्रिजन करके इन्होंने किताब लिखी। उसमें क्या किया, इन्होंने संविधान सभा की मांग की, और ये पहली औपचारिक मांग थी, औपचारिक मांग, मतलब डायरेक्ट इन्होंने संविधान सभा की बात की, इन्होंने डायरेक्ट संविधान सभा को मांगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली औपचारिक मांग एमएन रॉय द्वारा की गई थी। उससे पहले जो भी मांगे हुई हैं वो अनौपचारिक रूप से हुई हैं। उसके बाद में आते हैं जब कांग्रेस के द्वारा मांग की गई,
1935 में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग की गई। इन्होंने बोला था कि जो भारतीय संविधान सभा है भारत के द्वारा ही बनाई जाएगी, भारत के लोगों के द्वारा ही बनाई जाएगी। हेराल्ड न्यूज़पेपर में इन्होंने ये बातें बोली थी। तो ये सारी जो बातें हैं संविधान सभा के मांग की, वो संविधान सभा की मांग जो भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए बनाई जानी थी, उसकी मांग 1895 से शुरू हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक के बाद में महात्मा गांधी जी 1922 में, उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, 1935 में कांग्रेस और उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। इसी संविधान सभा ने आगे आने वाले टाइम में संविधान का निर्माण किया। हम समझेंगे कि किस किस तरह से कितने वाचन हुए, कौन कौन सी समितियां बनी, ये सारी बातों को समझेंगे कि संविधान जो आज हम लोग संविधान को पढ़ते हैं वो कितनी मुसीबतों से बना हुआ है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम आगे आने वाली चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।